हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग और स्वागत है और एक नई वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, युआन की ख्याली पुलाव वाली बातों को सुनकर ये चेन के माथे पर पसीने की बूंद झलक आती है और वो यूएन से पूछता है कि मैं पूछ रहा हूँ सिस्टर यूएन, क्या तुम्हें सच में इतना घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस है कि प्रेसिडेंट ये तुम्हें देखते ही पसंद कर लेंगे। ये सुनते ही यूएन भी कहती है कि जब तक सामने वाला एक मर्द है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरे जलवों और सुंदरता को इग्नोर कर दे। मैंने हमेशा खुद को प्योर रखा है और आज तक मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा। बस मुझे थोड़ा सा आगे बढ़कर अपना मैजिक दिखाना होगा और प्रेसिडेंट ये पक्का मेरे दीवाने हो जाएंगे। और हाँ, एक और बात, मुझे तो हमेशा से ये शक था कि दादी की बर्थडे पार्टी में जिसने वो करोड़ों का जेड ब्रेसलेट गिफ्ट किया था, वो कोई और नहीं बल्कि हुआशैंग ग्रुप के प्रेसिडेंट ये ही थे। शायद प्रेसिडेंट ये बहुत पहले से ही मेरे सबसे बड़े दीवाने हैं। यहीं पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था और अब आगे देखते हैं। यूएन की ये अजीब बातें सुनकर ये चेन चुपचाप अपने मन ही मन सोचता है कि इस वांग यूएन को अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है। और उसके बाद वो सीधे तरीके से कहता है कि इसमें इतना दिमाग लगाने की या इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है। वो ब्रेसलेट किसी और ने नहीं बल्कि हुआशैंग ग्रुप के प्रेसिडेंट ये नहीं दिया था। ये चेन के मुंह से ये बात सुनते ही यूएन की आंखें खुशी से फटी की फटी रह जाती हैं। वो एकदम एक्साइटेड होकर झट से पूछती है कि क्या सच में वो गिफ्ट प्रेसिडेंट ये ने दिया था? मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी इंट्यूशन बिल्कुल सही है। इसी खुशी के मारे वो तुरंत अपने पापा की तरफ देखती है और चहकते हुए कहती है कि डैड, क्या आपने सुना? प्रेसिडेंट ये सच में मुझे पसंद करते हैं। अपनी बेटी की ये बात सुनकर ज़िचियांग भी खुशी से फूला नहीं समाता। वो आगे बढ़कर यूएन के साथ हाथ मिलाता है और पूरे गर्व के साथ कहता है कि मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझ वांग ज़िचियांग का आने वाला दामाद असल में हुआशिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट होगा। और उसकी बात खत्म होते ही यूएन एकदम से उछल पड़ती है और कहती है कि मुझे घर वापस जाते ही सबसे पहले ग्रांडमा को यह खबर बतानी होगी। वो ये सुनकर पक्का बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। इन दोनों बाप बेटी की इस ओवर एक्टिंग और उनके इस सपने को देखकर ये चेन को अंदर ही अंदर बहुत घिनाती है। वो शांत खड़ा होकर अपने मन में सोचता है कि कितनी घटिया फैमिली है ये, जो ये फैमिली और वांग फैमिली के बीच एक और शादी का रिलेशन बनाना चाहती है। ये लोग तो बस खुली आंखों से सपने देख रहे हैं। इसी ऑकवर्ड साइलेंस के बीच यूएन का एटीट्यूड एकदम से बदल जाता है और वो थोड़ी ऐंठ में ये चेन से पूछती है कि वैसे प्रेसिडेंट ये अभी है कहाँ? मुझे उनसे मिलना है। ये सुनते ही ये चेन कहता है, प्रेसिडेंट ये? वो तो अभी रिसेप्शन रूम में कुछ मेहमानों से मिल रहे हैं। लेकिन यूएन पर इंतजार का सब्र कहाँ था। वो बेचैन होकर कहती है कि उन्हें अंदर गए इतना लंबा टाइम हो गया, वो अब तक बाहर क्यों नहीं आए? क्या उनके क्लाइंट सच में इतने मुश्किल है कि हैंडल ही नहीं हो रहे? तो इस पर आगे से ये चेन कहता है कि हाँ, वो क्लाइंट्स असल में एक बाप और बेटी हैं। बाप तो प्रेसिडेंट ये के पीछे पीछे घूम रहा है और वो बेटी, वो दिखने में थोड़ी ठीक ठाक है। उसने काफी अजीब और सिडक्टिव कपड़े पहने हैं और इस वक्त वो प्रेसिडेंट ये पर खुल्लम खुल्ला लाइन मार रही है। मुझे तो लगता है कि वो लोग जल्दी बाहर नहीं आएंगे। और ये चेन की ऐसी बातें सुनते ही युआन का चेहरा आग बबूला हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखने लगता है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि कितनी सस्ती औरत है वो, प्रेसिडेंट ये की कंपनी में आकर ऐसी बेशर्मी दिखा रही है। तभी मैं सोचूं कि प्रेसिडेंट ये इतनी देर से हमसे मिलने क्यों नहीं आए। वो लोग आखिर है कौन से रूम में? मैं अभी जाकर उस सस्ती औरत के मुंह पर थप्पड़ मारती हूँ। वो गुस्से में अपना आपा खोकर आगे बढ़ने ही लगती है कि तभी ज़िचियांग घबराकर तुरंत उसको बीच में ही रोक लेता है। वो समझाते हुए कहता है कि शांत रहो, ऐसे जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाओ। तुम किसी भी हाल में अपना पहला इंप्रेशन प्रेसिडेंट ये के सामने खराब नहीं होने दे सकती। अपने पापा की बात मानकर वो रुक जाती है और गुस्सा कंट्रोल करती है। इसके बाद वो दोनों बाप बेटी ये चेन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हम बेहतर यही होगा कि यहाँ इंतजार करें। जैसे ही प्रेसिडेंट ये फ्री होंगे, हमें तुरंत आकर इन्फॉर्म करना। और वो वहां से ये चेन को भेज देते हैं और ये चेन भी बिना अपना सच बताए वहां से निकल जाता है। इस सीन के करीब 5 मिनट गुजरने के बाद वहां अचानक रोंग आती है और वो पोलाइटली कहती है कि मिस्टर वैंग, मिस वैंग, प्रेसिडेंट ये को कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए वो कंपनी से चले गए हैं। उन्होंने कहा है कि आप दोनों अभी वापस अपने घर चले जाएं। ये सुनते ही दोनों को एकदम से बड़ा झटका लगता है। युआन के मुंह से हैरानी में बस एक आ निकलता है और ज़िचियांग भी पूरी तरह शॉक होते हुए पूछता है कि क्या? और इस अचानक मिले झटके के बाद ज़िचियांग तुरंत टेंशन में रोंग से पूछता है कि तो क्या प्रेसिडेंट ये ने कुछ बताया कि वो कब फ्री होंगे? क्या वो आज दोपहर में वापस कंपनी आएंगे या नहीं? तो इस पर रोंग कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए अभी के लिए आप दोनों प्लीज यहाँ से जा सकते हैं। एक तरह से वो उन्हें कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा देती है और कंपनी से बाहर आने के बाद युआन थोड़ी निराश होकर कहती है कि ये कितने दुख की बात है कि प्रेसिडेंट ये इतने बिजी है, वरना मैं तो उन्हें वही मौके पर ही अपना दीवाना बना लेती। उसकी इस निराशा को दूर करते हुए ज़िचियांग उसे तसल्ली देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, हमारा यहाँ आना पूरी तरह से बेकार नहीं गया। कम से कम हमें ये तो क्लियर हो गया ना कि जिसने हमारी ओल्ड मैडम को वो करोड़ों का गिफ्ट दिया था, वो कोई और नहीं बल्कि खुद प्रेसिडेंट ये है। इसके तुरंत बाद वो अपनी जेब से फोन निकालता है और सीधा अपनी माँ को कॉल लगाता है। वो एक्साइटमेंट में कहता है कि हेलो मॉम, मैं बोल रहा हूँ, घर के सभी लोगों से कहिए कि वो ज़ीशान विला में मेरा इंतजार करें। इस कॉल के कुछ देर बाद ही हमारा सीन सीधा ज़ीशान विला की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर ज़िचियांग और युआन दोनों पहले से ही पहुंच चुके थे और सभी लोग हॉल में मौजूद थे।
इसी बीच वहां जियायाओ भी एंट्री लेती है और घर के सजीव माहौल को देखकर पूछती है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है, आप लोग अभी तो गए थे और फिर इतनी जल्दी मुझे वापस बुला लिया, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया है? जियायाओ को देखते ही युआन युआन पूरे एटीट्यूड में आगे आते और कहती कि बात कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है, असल में हम सबको यहाँ एक और बहुत ही खुशखबरी देनी है। बर्थडे पार्टी वाले दिन जिसने वो करोड़ों का जेड ब्रेसलेट गिफ्ट किया था वो कोई और नहीं बल्कि खुद वाशैंग ग्रुप के प्रेसिडेंट ये थे। और ये बात सुनते ही वहां खड़े जियायाओ के पापा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो एकदम शॉक में पूछते हैं कि क्या प्रेसिडेंट ये ने दिया था वो गिफ्ट? वहीं दूसरी तरफ इस बात को सुनकर जियायाओ पूरी तरह से अपने ख्यालों में घूम जाती है। वो टेंशन और कंफ्यूजन के साथ मनी मन सोचती है कि मैंने सच में कितना ज्यादा ओवरथिंक कर लिया था, भला वो इतना महंगा गिफ्ट ये चिन कैसे दे सकता है। इसी बीच जियायाओ के पापा का शौक अभी खत्म नहीं हुआ था। वो आगे पूछते हैं कि पर ये बात हमारे लिए एक अच्छी खबर कैसे हो सकती है। तभी जियायाओ की मां सुलान अपनी तरफ से दिमाग लगाते हुए कहती है कि प्रेसिडेंट ये और प्रेसिडेंट किन तो लवर्स हैं और प्रेसिडेंट किन का हमारी वैंग फैमिली के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। अगर प्रेसिडेंट ये ने वो गिफ्ट प्रेसिडेंट किन की खातिर भेजा था तो फिर आखिर में उन्होंने वो ब्रेसलेट अलग से क्यों भेजा? और इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए जी कैंग तुरंत बोल पड़ता है कि सुलान तुम्हें पता नहीं है, प्रेसिडेंट ये और प्रेसिडेंट किन का पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। अगर वो सच में मिस्टर किन के लिए कोई गिफ्ट भेज रहे होते तो भला वो सबसे आखिर में एक अलग गिफ्ट क्यों भेजते? ये पूरा लॉजिक समझते ही जियायाओ के मम्मी पापा हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं और उनके मुंह से निकलता है तुम्हारा मतलब है? तभी युआन युआन पूरे घमंड और कॉन्फिडेंस के साथ बीच में कूद पड़ती है और कहती है कि क्या अभी ये पूछने की जरूरत है? प्रेसिडेंट ये ने डेफिनेटली ग्रैंड माँ को वो गिफ्ट अभी अभी बस मेरी वजह से ही दिया है, क्योंकि उस वक्त तक सिस्टर जियायाओ ने ये चिन से अपना डिवोर्स भी कहा लिया था। युआन युआन का ये लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन सुनकर वहां बैठी ओल्ड मैडम वैंग की तो जैसे लॉटरी लग जाती है। वो पूरी तरह से खुश होकर जोर जोर से तालियां बजाती है और कहती है कि तुम्हारा ये एनालिसिस बिल्कुल सही लग रहा है। मुझे तो शुरू से ही पता था कि जिसने भी वो गिफ्ट भेजा है वो पक्का कोई ऐसा ही आदमी होगा जो हमारी युआन युआन को पसंद करता हो, लेकिन मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये आदमी आखिर में हुआशैंग ग्रुप का प्रेसिडेंट निकलेगा। आज तो हमारी वैंग फैमिली की किस्मत ही खुल गई है। और इसी खुशी के माहौल के बीच युआन युआन उछलती हुई सीधा ओल्ड मैडम वैंग के पास आती है और बड़े ही गर्व से कहती है कि ग्रैंडमा, मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं किसी भी हाल में प्रेसिडेंट ये के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन बना लूंगी और हमारी इस वैंग फैमिली को यूनजो की सबसे टॉप फर्स्ट क्लास फैमिली बनाकर दिखाऊंगी। उसकी इन बड़ी बड़ी बातों को सुनकर ओल्ड मैडम वैंग का सीना चौड़ा हो जाता है और वो खुशी से उसे शाबाशी देते हुए कहती हैं कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आखिर मेरी पोती सच में कितनी ज्यादा होनहार और काबिल है। और इन सब का ये खुशी देखकर वहां खड़ी जियायाओ से रहा नहीं जाता। वो थोड़ी डाउट के साथ आगे आकर पूछती है कि आखिर तुमने ये सब कहां से सुना? क्या ये खबर सच में भरोसेमंद भी है? और ये सुनते ही युआन युआन एक अजीब सा स्माइल करती है और जियायाओ को ताना मारते हुए कहती है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे उस निकम्मे एक्स हस्बैंड ने ही बताया है, तो जाहिर सी बात है कि ये खबर पूरी तरह से भरोसेमंद ही होगी। इस ताने के बाद युआन युआन अपनी दादी को तसल्ली देते हुए कहती है कि ग्रैंडमा, आज सुबह प्रेसिडेंट ये कुछ ज्यादा ही बिजी थे, इसीलिए उन्हें हमसे मिलने का टाइम नहीं मिल पाया, पर आज दोपहर को मैं अकेले ही उनकी कंपनी जाऊंगी और उनसे मिलूंगी। आप बस बेफिक्र रहिए, मैं आराम से उन्हें। और युआन युआन की बातें सुनकर जियायाओ पूरी तरह से स्पीचलेस हो जाती है। उसके मुंह से हैरानी में सिर्फ एक हल्का सा क्या निकलता है। पर युआन युआन यहाँ कहाँ रुकने वाली थी। वो अचानक से जियायाओ को और ज्यादा बेइज्जत करने के इरादे से कहती है कि ओ हाँ सिस्टर, अगर आपके पास आज दोपहर को करने के लिए कोई और खास काम नहीं है तो आप ही मेरी ड्राइवर बन जाइए ना और मुझे हुआशेंग ग्रुप तक ड्रॉप कराइए। सबके सामने अचानक इस नए अटैक से जियायाओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपनी मुट्ठी भेंचते हुए अपने ही मन में आग बबूला होकर सोचती है कि ये वैंग युआन युआन अब अपनी हद से आगे बढ़ रही है। वो सच में फैमिली के बीच सबके सामने मुझे इस तरह ह्यूमिलिएट कर रही है। उसका पेशेंस आखिर जवाब दे जाता है और वो जोर से गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरे पास तुम्हें वहां छोड़ने का कोई फजूल टाइम नहीं है। और इतना बोलकर बिना किसी की तरफ देखे वो गुस्से में तेजी से वहां से भागते हुए निकल जाती है। उसको इस तरह नाराज होकर वहां से भागते देखकर उसकी मां घबरा जाती है और पीछे से आवाज लगाते हुए चिल्लाती है, हे जिया की। लेकिन जियायाओ किसी की नहीं सुनती। हम देखते हैं कि वो सीधा रोते हुए जाकर अपनी कार में बैठती है और तेजी से कार को आगे बढ़ाते हुए खुद से ही झल्लाती हुई कहती है, डैम इट, डैम इट। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसका ध्यान बिल्कुल भटक चुका था। इसी हड़बड़ी और गुस्से के बीच अचानक गाड़ी पर से उसका कंट्रोल छूट जाता है और अगले ही पल एक जोर की आवाज आती है। उसकी कार सीधे रास्ते के साइड में एक बड़े से पेड़ से जा टकराती है और खुशकिस्मती से उसे कोई सीरियस चोट नहीं लगती, पर इस झटके के बाद उसका फ्रस्ट्रेशन और भी ज्यादा फूट पड़ता है। वो गुस्से में रोते हुए चिल्लाती है कि मैं इन सबसे नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ, मुझे इस सबसे सख्त नफरत है। रोते हुए वो अपने ही आंसुओं के बीच मन ही मन बड़बड़ाती है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ उस ये चेन की गलती है। उसी की वजह से आज मुझे अपनी पूरी फैमिली के सामने इतनी बड़ी बेइज्जती झेलनी पड़ रही है। और इसके बीच हमारा सीन सीधा शिफ्ट होता है वाशरेंग ग्रुप की बिल्डिंग में, जहां हम ये चेन को अपने ऑफिस की चेयर पर आराम से बैठकर काम करते हुए देखते हैं। तभी अचानक उसके डेस्क पर रखे फोन की रिंग बजने लगती है। वो स्क्रीन देखता है और कॉल उठाता है। हेलो। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से जियायाओ की बहुत ही जोर की और गुस्से से भरी हुई आवाज आती है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि ये चेन, तुम सच में एक नंबर के कमीने इंसान हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और उसकी इस अचानक और तेज आवाज को सुनते ही ये चेन को बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती और मन ही मन सोचता है कि ये औरत इतना लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी ये कभी खुद को नहीं सुधारेगी। इसे बस किसी न किसी बात पर मुझे गालियां देना ही आता है। एक लंबी और गहरी सांस छोड़ते हुए वो कैजुअली पूछता है कि यार अब क्या प्रॉब्लम हो गई है। ये चेन का इतना रिलैक्स रिएक्शन देखकर जियायाओ का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क जाता है। वो रोते और चिल्लाते हुए लगातार बोलने लगती है कि तुम घटिया हो, एक नंबर के घटिया हो तुम।
जब तुमने शुरुआत में ही वो जेड ब्रेसलेट देने का नाटक किया था तो उस नाटक को आगे तक चलाते क्यों नहीं रहे? तुम्हें अंकल और यूनियन को अचानक से जाते ही सच बताने की आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी? तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से आज पूरी फैमिली के सामने मेरी क्या इज्जत रह गई है? क्या तुम्हें इस बात का पता भी है? उसकी इस पूरी चिड़चिड़ाहट को सुनकर ये चंद का दिमाग वापस सिचुएशन को समझ जाता है और वो आराम से कहता है कि ओह, तो ये सारा ड्रामा इस बात के ऊपर चल रहा है। पर अंदर ही अंदर वो सोचता है कि मैं तो शुरू से लेकर आखिर तक उनके सामने सिर्फ सच ही बोल रहा था। बस दिक्कत ये थी कि उनमें से किसी ने भी मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। उधर दूसरी तरफ से जिया याओ अपना रोना कंटिन्यू रखती है। वो रोते हुए आगे कहती है कि अब पूरी फैमिली में सबको यही पता है कि तुम ये चंद असल में वांग यूनियन को पसंद करते हो और सबके सामने ग्रैंडमा लगातार बस उसी की तारीफों के पुल बांध रही हैं। तुम्हें पता भी है कि उस आफत की पुड़िया युआन ने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे क्या कहा? उसने सच में मुझे उसके लिए गाड़ी चलाने को कह दिया। अगर फ्यूचर में सच में उसकी शादी प्रेसिडेंट ये के साथ हो गई तो इस वैंग फैमिली के अंदर मेरी तो बिल्कुल औकात ही खत्म हो जाएगी। उसकी इस इनसिक्योरिटी और रोते धोते बातों को सुनते हुए ये चन एक हल्की सी मुस्कान के साथ ताना मारते हुए कहता है कि क्यों, तुम्हारे पास तो वो फैंग फैमिली का यंग मास्टर है ना, फिर क्या दिक्कत है? ये ताना सुनते ही जिया याओ चिढ़कर जवाब देती है कि तुम फैंग चाओ को भला प्रेसिडेंट ये के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हो? वो तो अपनी खुद की फैमिली के बिजनेस में एक ठीक ठाक सीईओ तक भी नहीं माना जाता। वो दोनों तो पूरी तरह से अलग ही लेवल्स पर हैं। और ये बात सुनते ही ये चन बोलता है कि तुम्हारे मुंह से ये सब बातें सुनकर तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मुझे खुश होना चाहिए या नहीं। ये सुनते ही जिया याओ और ज्यादा गुस्से में फट पड़ती है। वो रोते रोते चीखती है कि इसमें खुश होने वाली आखिर क्या बात है? भले ही फैंग चाओ किसी भी एंगल से प्रेसिडेंट ये का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो तुमसे 10,000 गुना बेहतर है। कम से कम उसके पास इतनी औकात तो है कि वो हमारी वैंग फैमिली की मदद कर सके और मुझे फैमिली के अंदर और बाहर दोनों जगह अपना सर गर्व से ऊंचा रखने दे। और तुम्हें तो सिर्फ सबके सामने मुझे बेइज्जत करवाना आता है। हमारे डिवोर्स होने से ठीक पहले तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत और कचरा छोड़ दिया है जिसे अब मुझे साफ करना पड़ रहा है। उसकी इस लगातार कोशिश और बेसिर पैर की बातों को सुनकर ये चन का बचा कुचा पेशेंस भी खत्म हो जाता है और वो मन में सोचता है कि वाह रे, कितनी बेवकूफ औरत है ये। फिर वो एकदम सीरियस और कड़क आवाज में कहता है कि देखो, अगर तुमने मुझे सिर्फ ये फालतू का ज्ञान देने और गालियां सुनाने के लिए कॉल किया है तो मैं ये फोन अभी काट रहा हूँ। मैं इस वक्त बहुत ज्यादा बिजी हूँ। और फोन कटने की बात सुनते ही जिया याओ जल्दी से कहती है, नहीं रुको एक मिनट, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा एक मदद कर दो। उसके मुंह से मदद शब्द सुनते ही वो पूछता है, ऐसा क्या करना चाहती हो तुम? और गाइज यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है और तब तक के लिए बाय बाय।